सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी जो क्लास होगी दोस्तों सामान्य ज्ञान, दोस्तों आज ये 12वीं क्लास हो रही है आरआरबी ग्रुप डी की, जिसमें दोस्तों हमने दोस्तों पिछली क्लास में दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों जो क्लास की थी वो 11वीं क्लास थी। और अभी तक दोस्तों हमारी इस पर 11 वीडियोज आ चुकी हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने 11 की 11 क्लासों आप लोगों ने देख ली होंगी, जिसमें दोस्तों हमारी रात को 8 बजे जो क्लास होती है वो आरआरबी ग्रुप डी की हो रही है, जिसमें से दोस्तों हम पेज बाई पेज कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो रोजगार में अंकित भाटी सर हैं, इनकी दोस्तों हम न्यू बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे आपकी महत्वपूर्ण समितियां हुई, महत्वपूर्ण आयोग हो गए, उनके बारे में जानेंगे। और पिछली क्लासों में दोस्तों हमने लोकप्रिय महापुरुषों के उपनाम और शहरों के उपनामों के बारे में पढ़ा था। और उम्मीद करता हूं दोस्तों वो आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ रहती हैं जीके में, वो दोस्तों ऐसी वीडियोज़ रहती हैं जिन्हें दोस्तों आप देखते ही दोस्तों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। तो हम अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर हमारा रहने वाला महत्वपूर्ण समितियां एवं प्रमुख आयोग के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी हैं और उनसे संबंधित कौन से दोस्तों कार्य क्षेत्र हैं। इसके बाद दोस्तों हम फिर प्रमुख आयोगों के बारे में आपको बताएंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा 100%। चलिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों महत्वपूर्ण समितियों में दोस्तों हमारा एक तरफ दोस्तों पॉइंट आपके सामने लिखा है प्रमुख समिति, और दूसरी तरफ लिखा है उससे संबंधित कार्य क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, पहली समिति का नाम है दोस्तों सत्यम समिति। सत्यम समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जब भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो इसी प्रकार से बनेगा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि सत्यम समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों वस्त्र नीति से। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वस्त्र नीति का संबंध किस समिति से है, तो आपका आंसर होगा सत्यम समिति से। अगली जो समिति है दोस्तों, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप लोग, स्टार बना लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछी जा चुकी है। नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन जो समिति है, ये दोस्तों आपके बैंकिंग संरचना में सुधार क्षेत्र से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए 80% चांसेस है कि आपके एग्जाम में ये समिति जरूर छपेगी। नरसिम्हन समिति जो है दोस्तों, ये आपके बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों अगली जो समिति है वो आती है दोस्तों महाजन समिति। महाजन समिति जो है, ये दोस्तों आपके चीनी उद्योग से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा चीनी उद्योग से यह संबंधित है। आगे आती है दोस्तों जानकी रमण समिति। जानकी रमण समिति जो है दोस्तों, यह आपके बैंक और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत लेन देन के लिए संबंधित है। किसके लिए है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रतिभूत लेन देन के लिए। अगली दोस्तों जो समिति है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, पीसी महालनोबिस समिति। कौन सी है दोस्तों? पीसी महालनोबिस समिति। ये दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका होगा दोस्तों इसका सही जवाब राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जो है दोस्तों, ये पीसी महालनोबिस समिति पर आधारित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी दोस्तों याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर एन मल्होत्रा समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, आर एन मल्होत्रा समिति पर बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट आता है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो निर्धनता रेखा, या हम बोल सकते हैं गरीबी का आकलन से। गरीबी के आकलन से या निर्धनता रेखा के आकलन से संबंधित कौन सी समिति है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति है भाई। ठीक है भाई, इसको जरूर याद रख लेना। अगला है दोस्तों एम एन गोईपुरिया समिति। एम एन गोईपुरिया समिति यह आपके ग्राहक सेवा में सुधार और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे दोस्त? ग्राहक सेवा में सुधार प्लस बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। एम एन गोईपुरिया समिति आपकी इस क्षेत्र से संबंधित है। अगला है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस पर, डॉक्टर विजय केलकर समिति। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे दोस्त आपके एग्जाम के लिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, जिसको ट्रिपल पी मॉडल को पुनर्जीवित करने के लिए विजय केलकर समिति का निर्माण किया गया।
अगला है दोस्तों एस तारापुर समिति। एस तारापुर समिति का संबंध पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित है। किससे है? परिवर्तनीयता से संबंधित है। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास क्षेत्र से संबंधित है। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास क्षेत्र से संबंधित है। राजा चिलैया समिति स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रीय चिलैया समिति आपके ये टैक्स सुधार से संबंधित है। किससे है दोस्तों? आपका आंसर होगा टैक्स सुधार। अगला है दोस्तों वांचू समिति। वांचू समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका ये प्रत्यक्ष कर से है। भाई एक तो होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। तो वांचू समिति और रेखी समिति, कौन सा दोस्तों? वांचू और रेखी, ये दोनों आप लोग याद रख लेना। तो वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर होगा, रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा। दोनों को दोस्तों याद रख लेना, ठीक है। आगे आता है दोस्तों YH मालेगाम समिति। YH मालेगाम समिति का संबंध सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है। किससे है? सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की स्थापना से। के कस्तूरी रंगन समिति, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना आपके एग्जाम के लिए। के कस्तूरीरंगन समिति, ये जो आपकी नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020, इस क्षेत्र से आपकी ये संबंधित है। तो नई शिक्षा नीति 2020 क्षेत्र से के कस्तूरीरंगन समिति आपकी संबंधित है। क्वेश्चन बन सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति के तहत लागू हो गई? तो आपका आंसर होगा के कस्तूरीरंगन समिति के तहत। अगला आता है रघुराम राजन समिति। रघुराम राजन समिति ये दोस्तों आपके किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा आर्थिक वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। शिवरमन सिंह समिति। शिवरमन सिंह समिति यह आपके राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं, इनकी स्थापना से संबंधित है। तो जो नाबार्ड की स्थापना हुई है ये शिवरमन सिंह समिति के द्वारा की गई है। इसका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों हमारी जो इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रमुख जो समितियां थीं वो हमारी समाप्त होती हैं। जितनी मैंने आपको ये समिति बताई हैं, यदि आप इतनी समिति को अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो भाई यदि समिति का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ से मैं बात करूँगा प्रमुख आयोग के बारे में। ये जितने भी आयोग मैं इसमें वीडियो में बताऊँगा ये अच्छे से पढ़ लेना, सारे सब कुछ मैं कह रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। इतने ही दोस्तों आपके बुक में जो दिए गए हैं ना प्रमुख आयोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा आयोग और दूसरी तरफ लिखा है उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों हंटर आयोग। तो सबसे पहले तो ये जानो कि हंटर आयोग दोस्तों आपका 2 बार लगा। हंटर आयोग 2 बार लगा। पहला हंटर आयोग 1882 में और दूसरा हंटर आयोग 1919 में। 2 बार हंटर आयोग लगा। पहला हंटर आयोग का जो उद्देश्य था, ये उससे संबंधित जो क्षेत्र था वो था कि भारतीय शिक्षा का मूल्यांकन और भारतीय शिक्षा में सुधार करना। और दूसरा हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा ये हंटर आयोग 1919 तब आपका ये लगा था। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। तो हंटर आयोग दोस्तों कब आया? तो ये देखो ऐसे तो पूछेगा नहीं कि हंटर आयोग कब आया, ये पूछेगा कि भारतीय शिक्षा के मूल्यांकन और सुधार के लिए हंटर आयोग कब पारित हुआ। तो आपका आंसर होगा 1882। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग कब पारित हुआ? तो 1919। अब देखो आपको याद करना क्या है, 1882 भी याद रखना है, 1919 भी याद रखना है। अब ये एग्जामिनर के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन पूछा किस टाइप से है, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आयोग पूछेगा तो हंटर आयोग 1919 बताना है। अब ऑप्शन भी चेक करना कि ऑप्शन में हंटर आयोग 1 बार दिया गया या 2 बार। यदि 2 बार आएगा तो साथ में इनकी दोस्तों डेट भी देगा 1882 1919, नहीं तो सीधा 1 बार पूछेगा। अगला है दोस्तों साइमन आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लोगे इसको भाई। साइमन आयोग और हंटर आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये 1927 से 28 में लगा और भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के लिए। व्हिटली आयोग 1929 में। और ये दोस्तों जो श्रमिक हैं ना, जो मजदूर जिनको कहते हैं, उनकी समस्याओं के से संबंधित क्षेत्र से संबंधित है। मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग जो है ये दोस्तों आपके माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है।
किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद है दोस्तों कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 1964, ये स्कूली शिक्षा की प्रणाली में सुधार क्षेत्र से संबंधित है। मंडल आयोग 1979, ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए। सरकारिया आयोग कब लागू हुआ? 1983। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, जो कि आपके केंद्र राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? केंद्र राज्य से संबंधित आयोग कौन सा? सरकारिया आयोग। याद रखने की ट्रिक भाई, एक तो होती है हमारी केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। सरकार दो होती है हमारी, एक तो केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। तो ये सरकार है ना, तो सरकार से क्या बन गया? सरकारिया बन गया। तो ऐसे ऐसे याद हो गया कि सरकारिया आयोग किस पर जाएगा भाई? दो टाइप की सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित हो गया? केंद्र और राज्य संबंध से। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, ठक्कर आयोग। ठक्कर आयोग दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये होगी दोस्तों इंदिरा गांधी के हत्याकांड से। किससे हो गया भैया? इंदिरा गांधी के हत्याकांड से। इसको भी ट्रिक बता दूं मैं, तो देखो ठक्कर भैया, इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, एकदम ठक करके गोली मार दी गई थी। उनकी गोली मारकर हत्या हुई थी इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी जो हत्याकांड है भैया, ठक से गोली मार दी गई थी, ठक से। तो ठक से क्या हो जाएगा दोस्तों? ठक्कर आयोग। देखो भैया, ट्रिक कुछ भी हो, बस हमें याद होना चाहिए, और ट्रिक ऐसी हो जिससे हम कभी भूले भी ना। तो भैया गोली कैसे लगी थी? ठक करके। तो ठक से क्या हो गया? ठक्कर आयोग। अगला है दोस्तों जैन आयोग। अब भाई जैन आयोग से संबंध किसका है? तो वो है दोस्तों राजीव गांधी हत्याकांड, इनकी भी दोस्तों हत्या हुई थी। तो जैन आयोग का जो संबंध है ये दोस्तों किससे है? तो आपका आंसर होगा ये राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित हो जाएगा। अगला है दोस्तों लिब्रहान आयोग। लिब्रहान आयोग किससे है? तो लिब्रहान ये दोस्तों आपकी बाबरी मस्जिद विध्वंस, जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, ये लिब्रहान आयोग के समय हुआ था। नेक्स्ट आता है दोस्तों फूकन आयोग। फूकन आयोग का संबंध जो है ये तहलका.com द्वारा जारी वीडियो टेप और ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधित है। तहलका.com द्वारा जारी वीडियो टेप और ट्रांसक्रिप्ट पर। श्री कृष्ण आयोग। तो श्री कृष्ण आयोग जो किससे संबंधित है? तो मुंबई में हुए दंगे से संबंधित है। मुखर्जी आयोग का संबंध किससे है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित गुमशुदगी के विषय में संबंधित है। अगला है दोस्तों नानावती मेहता आयोग 2002। ये दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये होगा गोधरा ट्रेन आगजनी, या हम बोल सकते हैं गुजरात दंगे। जो गुजरात में जो दंगा हुआ था, यह आपके गोधरा ट्रेन में आग लगने की वजह से हुआ था, जो कि आपके नानावती मेहता आयोग 2002 के समय हुआ था। उम्मीद ही करता हूं दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो हमारे दोस्तों प्रमुख समितियां और प्रमुख आयोग का जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर आ रहा है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण संगठन। महत्वपूर्ण संगठन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, तो चलिएगा इसको भी हम अभी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले पॉइंट पर चलता हूँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, क्योंकि हमारे जो चैप्टर है वो है आपका महत्वपूर्ण संगठन। तो इसमें से दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। देखिएगा दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका जो फुल फॉर्म है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है दोस्तों हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसका मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय पूछेगा तो आपको बेंगलुरु बताना है, और इसकी यदि स्थापना पूछेगा तो 15 अगस्त 1969 बताना है। ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और तीसरा है दोस्तों, इसरो के संस्थापक कौन हैं? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम एस साराभाई हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। अब देखो चौथा हो गया इसका फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसरो का मुख्यालय पूछा जा सकता है, इसरो की प्रमुख स्थापना पूछी जा सकती है, और इसरो के संस्थापक भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर, इसरो की स्थापना 1969 15 अगस्त को हुई थी, संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट आइए जानते हैं। कह रहा है कि पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था। तो देखो पहले तो इसका जो नाम था वो था इनकोस्पार,
लेकिन अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में इसरो है। ठीक है, पहले हम इसरो को क्या जानते थे, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसको पार। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला उपग्रह क्या था। तो भारत के पहले उपग्रह का नाम था दोस्तों आर्यभट्ट। क्या नाम था, भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। ये कब दोस्तों लॉन्च हुआ, तो आपका आंसर होगा 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। किसकी सहायता से हुआ था, तो सोवियत संघ। सोवियत संघ किसको कहते हैं, सोवियत संघ किसको कहते हैं, तो आप कहोगे सर रूस को कहते हैं। सोवियत संघ क्या है हमारा, रूस। और संयुक्त राज्य क्या है, अमेरिका। सोवियत संघ रूस को बोलेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका को, ये तो पॉइंट पता ही होंगे। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था। कब लॉन्च हुआ, 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में। और दोस्तों इसे कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल तिरुवनंतपुरम से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट आपके माइंड में सेट हो रहे होंगे। आगे चलते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC का फुल फॉर्म हो जाएगा। भाई भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, ट्रॉम्बे, मुंबई में। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना, इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना दिवस। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में हुई थी। संस्थापक बहुत ही आसान है भाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनके नाम में भी दोस्तों लास्ट में भाभा आ रहा है, तो भाभा से क्या याद रखेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इनका मुख्यालय आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्थापना भी पूछ सकता है और इनके संस्थापक भी पूछ सकता है। तो मुख्यालय मुंबई बताएंगे। इसरो का मुख्यालय मैंने जस्ट अभी बताया, वो क्या था, बेंगलोर। ठीक है, और इसरो की स्थापना 1969 बताई थी। और संस्थापक कौन थे, इसरो के विक्रम साराभाई। और भाभा के कौन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब दोस्तों यहाँ से हम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट आता है दोस्तों अप्सरा। अप्सरा जो है ये भारत के साथ साथ एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर था। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताएगा कि एशिया का प्रथम परमाणु कौन, भारत का प्रथम परमाणु परमाणु रिएक्टर कौन था। या पूछ सकता है कि एशिया का, भारत के साथ एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है, तो आपका जवाब होगा अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या है, अप्सरा। और दोस्तों इसे यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की सहायता से बनाया गया था। देखो यहाँ पे आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दोनों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला तो वही पूछेगा कि बताइएगा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, आपका आंसर होगा अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा को किस देश की सहायता से बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा को किस देश की सहायता से बनाया गया, तो आपका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया। बोलो बात समझ में आ गई, चलिएगा बहुत अच्छे। आगे चलते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, लिखा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र। यहाँ पर दोस्तों आपको एक तरफ दिखाई दे रहा होगा परमाणु ऊर्जा केंद्र के नाम, और दूसरी तरफ इसकी स्थापना वर्ष, और दोस्तों इसका स्थान और उनकी क्षमता मेगावाट में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले जानते हैं परमाणु के ऊर्जा केंद्र कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2 के बारे में। दोस्तों कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तमिलनाडु में, जिसकी जो क्षमता है वो है 2000 मेगावाट। क्या है दोस्तों, 2000 मेगावाट इसकी दोस्तों कैपेसिटी आ जाएगी। अगला है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, इसको लगा लेंगे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। तारापुर महाराष्ट्र में है, 1969 इसकी स्थापना वर्ष है और ये महाराष्ट्र में है। और इसकी जो क्षमता है वो 1400 से मेगावाट है। कितनी है दोस्तों, 1400 मेगावाट। 1400 मेगावाट दोस्तों इसकी क्या है दोस्तों, क्षमता है। ठीक है भाई, आगे चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला आता है दोस्तों कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई आप लोग, क्योंकि ये इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसकी स्थापना 2000 में और इसका जो मुख्यालय कर्नाटक, 880
मेगावाट दोस्तों इसकी क्षमता है। नरौरा परमाणु संयंत्र, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे दोस्त। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1991 में स्थापना हुई और ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कलपक्कम, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। 1984 स्थापना वर्ष है और इसकी भी जो क्षमता है वो 440 मेगावाट हो जाएगी। क्लियर? उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला दोस्तों आता है हमारा काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन। अब ये देखो काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, इसकी स्थापना 1993 में गुजरात में हुई थी और इसकी जो क्षमता वो 700 मेगावाट है। कितनी है? 700 मेगावाट। तो ये मैं आपके जितने भी मैंने परमाणु ऊर्जा स्टेशन बताए हैं इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं तो वो मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको चाहो तो लिख लेना कॉपी में, चाहो तो याद कर लेना अच्छे से। कैसे भी करके आपको वो पॉइंट याद होने चाहिए और उनमें उनकी डेट्स याद होनी चाहिए और उनका मुख्यालय कहाँ पर है ये याद होना चाहिए। एक दफ़ा आप यदि मेगावाट इनकी क्षमता को भूल भी जाते हो लेकिन इनके दोस्तों इनकी स्थापना वर्ष और इनका स्थान ये ज़रूर याद कर लेना भाई, और यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। अगला आता है दोस्तों हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको कहते हैं डिफेंस रिसर्च डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है दोस्तों हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना वर्ष जो है वो आपकी 1958 में। और इसका जो प्रमुख स्लोगन क्या है वो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है दोस्तों? बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम जो है ये दोस्तों क्या है? इसका स्लोगन है डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ से आपके केवल 3 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे मुख्यालय पूछ लेगा या उसकी स्थापना पूछ लेगा या उसका प्रमुख स्लोगन पूछ लेगा, जिसको कहते हैं ध्येय वाक्य। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो डीआरडीओ से यही आपका 3 पॉइंट क्वेश्चन बनता है, याद रख लेना। मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1958, स्लोगन बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला है दोस्तों हमारा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई आरबीआई से जो संबंधित क्वेश्चन है सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आरबीआई का मुख्यालय पूछेगा तो मुंबई बताना है। मुख्यालय दोस्तों मुंबई, पूर्व में कोलकाता और 1937 में मुंबई स्थानांतरित हो गई। देखिएगा पूछा जाए कि बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय पूर्व में कहाँ पर था? पूर्व में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो आप कहोगे सर कोलकाता में, लेकिन इसे 1937 में इसको स्थानांतरित करके अब प्रेजेंट में कहाँ कर दिया गया? मुंबई में। पहले तो भाई इसका कोलकाता था लेकिन 1937 में इसको मुंबई आपको स्थानांतरित कर दिया गया। तो लेकिन यदि केवल इतना पूछा जाए कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर, तो आपको आंसर मुंबई ही बताना है, ना कि कोलकाता। स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना हुई थी? आरबीआई की। आरबीआई से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, जो 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। सेकंड पॉइंट है कि मौद्रिक नीति तैयार करके उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, ये भी आरबीआई का काम करता था। आरबीआई के दोस्तों जो प्रथम गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ थे ये दोस्तों आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिलता है कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ओसबोर्न स्मिथ। नाम याद रखेंगे, ओसबोर्न स्मिथ थे। आगे आते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको कहते हैं सेबी। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेबी। सेबी का मुख्यालय, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। केवल यही 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरा है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको कहते हैं TRAI। तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपका नई दिल्ली बताना है। स्थापना भी पूछ सकता है तो 20 फरवरी 1997 बताना है। केवल यहाँ से 2-2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे इन पॉइंटों से। ठीक है, अगला है दोस्तों भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण, जिसको कहते हैं UIDAI। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और 28 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत मानक ब्यूरो BIS, भैया BIS का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना 1 अप्रैल 1987 को 1986 के अधिनियम में इसे स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भाई जिसको कहते हैं नाबार्ड,
किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नाबार्ड का मुख्यालय मैंने अभी बताया था मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड जो है दोस्तों यह एक विकास बैंक है। नाबार्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाबार्ड जो है ये एक विकास बैंक है जो कि ग्रामीण एवं कृषि संबंधित ऋण मुहैया कराता है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है। और जो नाबार्ड की जो स्थापना है ये दोस्तों आपकी शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। जो आपकी शिवरामन समिति हुई थी उसके तहत दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और नाबार्ड का पूर्ण रूप से भारत सरकार का स्वामित्व है, यानी कि इस पर जो है किसका दोस्तों हाथ है? तो आपका आंसर होगा ये भारत सरकार का इस पर स्वामित्व है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक, जिसको कहते हैं सिडबी। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आता है कि देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि बताइएगा कि देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता कौन बैंक प्रदान करता है? तो भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसका नाम ही है लघु उद्योग। जब बात लघु उद्योग की आ रही है तो फिर वो कौन सी सहायता दे सकता है? तो वो लघु उद्योगों को ही तो आर्थिक सहायता दे सकता है। और लघु मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म भी बिल्कुल छोटा और लघु मीन्स भी छोटा। तो बस ऐसे याद रख लो कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को, कभी नहीं भूलोगे भैया, ऐसे याद हो जाएगा आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, जितना मैं बोल रहा हूँ इतना सुनते चलो भाई, आपको जीके में याद करवा के जाऊँगा यहाँ से। अगला पॉइंट है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। आप लोगों ने देखा होगा जो भी जितने भी आपके खाद्य पदार्थ जो पैकेट्स वगैरह आते हैं उनके दोस्तों आपका FSSAI जरूर लिखा होगा, क्योंकि वो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा तैयार किया गया एक प्रोडक्ट होता है, उसके द्वारा चेक किया जाता है FSSAI के द्वारा। तो इसका FSSAI का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना आपकी 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। आप लोगों ने हाईवे के किनारे देखा होगा जो आपके टाउन्स वगैरह बने रहते हैं, वहाँ पर दोस्तों लिखा रहता है साफ साफ। तो इनका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी 1988 के अधिनियम के तहत। अगला आता है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। ICAR इसकी स्थापना, तो भैया इसकी स्थापना जो हुई थी 1929 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में। जितने भी मैंने अभी आपको अधिनियम अनुसंधान जो के केंद्र वगैरह जो बता रहे हैं ये ज़्यादातर आपके नई दिल्ली में ही स्थित हैं। ठीक है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में इसका हो जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको कहते हैं CP, सेंट्रल पॉल्यूशन। तो जो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है CPCB, इसका मुख्यालय भी आपका नई दिल्ली में है। और CPCB की स्थापना 1974 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? 1974 में। भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसको कहते हैं FSI, भारतीय वन सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों देहरादून में। तो दोस्तों मैं आप ऐसे भी आ सकते हो कि भारतीय वन अनुसंधान, तो भारतीय जो वन अनुसंधान संस्थान है ये भी आपका देहरादून में है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान, तो वन अनुसंधान संस्थान है ये उसी से संबंधित है। ये आपका कहाँ है? ये भी आपका देहरादून में ही स्थित है। वन अनुसंधान भी आपका देहरादून में है। और इसकी स्थापना 1981 में इसको पुनर्गठन किया गया था भारतीय वन सर्वेक्षण को। आगे है दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको कहते हैं ASI। ASI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। कब हुई थी? 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है दोस्तों वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है इसको कहते हैं CSIR। CSIR इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। भारतीय वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ से हमारे जितने भी आपके अनुसंधान संगठन, महत्वपूर्ण संगठन और आपके दोस्तों प्रमुख समितियाँ और प्रमुख आयोग। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँ तो मैंने आपको 3 टॉपिक्स पर आपको ये चर्चा की है। एक तो है हमारा दोस्तों आपके प्रमुख समितियाँ, दूसरा दोस्तों आपके महत्वपूर्ण आयोग और तीसरा है आपका महत्वपूर्ण संगठन।
उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। यदि आप बिना स्किप किए दोस्तों इस क्लास में थोड़ी सी भी आधे घंटे की ये वीडियो रही, इस आधे घंटे की वीडियो में आपने जो समय दिया है, आपने ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ से याद हुआ होगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो हम केवल यहीं तक रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आधे घंटे की क्लास हो चुकी है हमारी। और अगला जो चैप्टर रहेगा, मैं उम्मीद करूंगा इस चैप्टर का आप लोग रिवीजन करके आएंगे, याद नहीं करेंगे, केवल रिवीजन करेंगे, केवल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। जितने भी आपके प्रमुख देश हैं उनके कौन से राष्ट्रीय पशु हैं, कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है, और दोस्तों क्या उनका नेशनल चिन्ह है, तो उनके बारे में दोस्तों हम जानेंगे कल की क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर हम क्लोज करते हैं, और अगले जो चैप्टर हैं दोस्तों कल भी हम 2-3 चैप्टर एक साथ कवर करेंगे और जल्द ही इस बुक को हम क्लोज करेंगे। ठीक है भाई, तो चलेगा, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है, बातें समझ में आई या नहीं। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।